आप मतलब पैसे देके बेइज्जती कराने जा रहे हो, घर वाले बेइज्जती कर दें आपकी तो इश्यूज हो जाते हैं आपको। चाहे वो समय रैना हो, चाहे रणवीर हो, चाहे उर्फी जावेद हो, ये अपनी इमेज में इतने बंध गए, इनका स्ट्रगल क्या हो। लोग उर्फी जावेद के कपड़े देखते हैं, मैं ये देखता हूँ कि इसको मतलब कितना सोचना पड़ता होगा जब भी घर से बाहर निकलना। तो अब सब कुछ जब बिल्कुल तमाशा हो गया, इसके बाद आप शक्ति की बात करोगे, फिर क्यों इंडिया गॉट टैलेंट के ऊपर ही एक तलवार लटके कि समय रैना पे एक्शन हो जाए, रणवीर पर एक्शन हो जाए। उन्होंने ओपनली जो गंद मचाई है उन शोज पे, बच्चे तो कुछ भी चला लेंगे, समय रहना क्या है, उसकी एज क्या है, तो बच्चा ही है। पैसा आ रहा है ना, लोगों को सक्सेस दिखता है। अगर गाली गलौज करके वो भूखा रह रहा है तो कोई नहीं करे, लेकिन गाली गलौज करके अगर वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, वल्गैरिटी से करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो 100 लोग उसके जैसे और तैयार हैं। अमिताभ बच्चन के साथ भी उसने देखा हो तो जो बात की है उसने कहा दोनों के पास रेखा नहीं है, तो ये एक पर्सनल अटैक हो गया अमिताभ बच्चन पे। लेकिन इस वक्त इंस्टाग्राम भी पूरा वल्गर हो चुका है। दिल्ली मेट्रो में आप काफी देखा है, दिल्ली मेट्रो के अंदर किस सीन चल रहे हैं। अक्षय कुमार है, वो अगर विमल के ऐड में आ जाता है तो लोग बवाल मचा देते हैं। एक बंदा ऐसा करे तो समझ में आता है कि उसको इग्नोर करें। धीरे धीरे आप देखोगे कि ऐसा इकोसिस्टम ही तैयार हो गया है, चाहे वो दीपक कलाल हो, चाहे उर्फी जावेद हो, मतलब इस तरह के। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमेशा गलत होंगे, लेकिन उनके जो एक्ट होते हैं या वो जो अपनी बात रखते हैं या अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, वो आज के दौर के से बहुत अलग है। वो शायद फॉरेन का जो कल्चर है उसको मैच करने की कोशिश करते हैं, तो वो इतना डाइजेस्ट एक तो होता नहीं। और दूसरा इसमें क्या होता है कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अपनी ही इमेज में कई बार बन जाते हैं, समझ रहे हो। चाहे वो समय रैना हो, चाहे रणवीर हो, चाहे उर्फी जावेद हो, इनके जब भी वीडियोस आते हैं तो मेरे दिमाग में क्या थॉट आता है कि यार ये अपनी इमेज में इतने बंध गए, इनका स्ट्रगल क्या होगा। लोग उर्फी जावेद के कपड़े देखते हैं, मैं ये देखता हूँ कि इसको मतलब कितना सोचना पड़ता होगा जब भी घर से बाहर निकलना है, कि कुछ अटपटाई करना है। तो आप ये जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके सामने चैलेंज भी है, आप कितना डीप जा सकते हो। यही होता है किसी भी इशू पे या किसी पे आपकी एक्सपर्टीज है या आपकी आइडेंटिटी बढ़ रही है, तो आप चाहोगे कि इससे और ज्यादा कंटेंट लें, तो फिर एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, यार चलो दादी नानी को भी उसमें डाल दो, जो वो चल गया, वायरल हो गया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, लोग सपोर्ट करने लगे, तालियां बजाने लगे, तो फिर और एक लेवल नीचे चले गए। तो वो अपने ही जाल में, अपने ही एल्गोरिदम में, अपने ही सब्सक्रिप्शन के जाल में वो इन्फ्लुएंसर है वो ऐसा फंसता है। आज स्थिति देखो कि उसको बनने में कई साल लगे, लेकिन एक घटना ने उसका लेवल डाउन कर दिया, पूरा ग्राफ डाउन कर दिया। अब उसका जो ब्रांड वैल्यू वो खत्म कर ली, उसका कंटेंट क्रिएशन में जो मेहनत लगी, जिंदगी के जो इंपॉर्टेंट साल लगे, वो सब बर्बाद हुए। मतलब आप सोचो कि कई बार इन लोगों पे तरस भी आता है, बजाय ये पॉपुलर हैं और ये पैसा कमा रहे करोड़ों रुपए, लेकिन किस बिना पे आप कमा रहे हो, और ऐसी कमाई क्या काम की जो एक दिन में सब खत्म हो जाए। तो आज इनके सामने एग्जिस्टेंस का संकट है, लोग हैं वो इनको ट्रोल कर रहे हैं। तो एक तो सोशली आप देखो कि उनके घरों के अंदर क्या स्थितियां होंगी, मतलब पब्लिक जो कि लोग एक्सेप्ट कर रहे थे तो उनके माँ बाप भी चुप थे, लेकिन अब सोसाइटी ने जब सपोर्ट करना छोड़ दिया, जब सोसाइटी उस पर आएगी तो पेरेंट्स की क्या हालत होगी। तो ये सोशल मीडिया पे जब भी कोई भी कंटेंट क्रिएटर जाए, उसके लिए ये सबक है कि वो किस लेवल तक जाना है और कहाँ तक जाना है। जितने भी ये इंडिविजुअल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब के लिए बहुत बड़ी मतलब चैलेंज है कि कैसे आप कंटेंट को, आप जब तक उसमें या तो वेरिएशन डालो, वेरिएशन डालते ही आपकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, और आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी तो आपका सब्सक्रिप्शन बेस है वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये सोशल मीडिया का जो एक्चुअल मॉडल है ना, वो तो यही है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ में, मतलब समझ रहे हो ना, कि डाइवर्सिफाई आपका कंटेंट हो, जिसमें एक फेस नहीं हो कि मल्टीपल फेसेस हो, तो फिर वो सस्टेनेबल एक आपका प्लेटफॉर्म है, वो तैयार हो सकता है। अब वो जब भी मार्केट में जाता है घूमने फिरने के लिए, तो कोई भी मीडिया खड़े होते हैं तो उनसे कोई नॉर्मल बात नहीं करते, उनसे सिर्फ वही चाहते हैं कि गाली में ही हमसे बात करें, इसके अलावा उनसे बात करना कोई पसंद ही नहीं करता है। लेकिन एक चीज और देखिए, सोशल मीडिया पे पॉपुलरिटी के लिए वल्गैरिटी या इस तरीके नहीं, कंटेंट भी चलता है। ध्रुव राठी को देखो, कंटेंट देता है, वो भी चल रहा है ना। मतलब आप ये सोचो कि वो है, और सबके अपने अपने जोनर है, देखो कुछ काम है एग्जैक्टली, और कॉमेडी में ना अब ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ गए। बिना रिलेशन के
बिना आपके वर्ड प्ले के, है ना, बिना अपने जैसे- दोस्तों को नीचा दिखाए Correct. कॉमेडी कर नहीं सकते। चाहे जैसे वो कपिल शर्मा हो के राइट, समय रहना। वेरी ट्रू। मैं कपिल शर्मा की बात कर रहा था। अब जैसे कपिल शर्मा है, वो करता है कॉमेडी, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं वल्गैरिटी उसमें भी होती है, लेकिन एक लिमिट तक होती है। डबल डबल मीनिंग बातें वो उसमें जब वो क्लियर मुकेश नहीं खन्ना कह आता। भी चुके हैं। एक्चुअली वो अपन बच्चों के साथ भी बैठे तो बच्चों के समझ में समझ में आएगा नहीं, लेकिन आएगा। आपको आप उस पॉइंट तक आप पहुंच जाओगे पहुंच वो क्या जाओगे, कहने वाला क्या है। कहने वाला है। वो एक लेयर्स, कम से कम उसमें लेयर्स हैं कॉमेडी के अंदर। और एक उसको ना, लेकर तो जैसे- मुकेश खन्ना भी कह चुके हैं। हाँ, मुकेश खन्ना ने कई बार काफी बोला बार है। कहा है। एक दूसरा, जैसे मुझे ऐसा लगता है ना कि ये एक जनरेशन गैप है कहीं ना कहीं। जैसे बच्चे हैं अपने दोस्तों के साथ, जैसे हम ही हैं, अपन अपनी एज ग्रुप वालों के साथ, अपने कलीग्स के साथ बैठ के अपन इस तरह की वर्ड्स का यूज इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल करते हैं। यहाँ ऑफिस में भी कई बार ऐसे हार्ड टॉक्स हो जाती है, लेकिन अब यही बातें अगर घर वालों के सामने हो जाए तो फिर जूते बजते हैं। मोहल्ले में हो जाए तो सर तभी हो जाता है। और वो गलती होती है। तो सोचते नहीं बोलते ये काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जनरेशन गैप को खत्म करने की कोशिश भी हो सकती है, पर वो इतनी जल्दी खत्म होना पॉसिबल नहीं है। हालांकि हर कोई पता है कि सबके पेरेंट्स भी बातें करते होंगे इस तरह से, गाली गलौज उनकी भी बोलचाल की, लेकिन उन्होंने भी अपना दौर देखा होगा, देखा ऐसा- होगा। ऐसा तो है नहीं कि Correct. हाँ। बट वो भी अपन जो लोग सोच रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा कई लोग ऐसे भी जो बैक टाइप में चल रहे हैं, वो जानते हैं कि हमारा जो ऑरा है, हमारा जो लिमिटेशंस है, वो उतनी रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम बाहर की चीज़ों को एक्सेप्टेंस ले रहे हैं। नो डाउट चीज़ें लेनी चाहिए, बट वो चीज़ें जब आपके लिमिट से बाहर चल जाए तो वो आपके लिए नुकसान देती है। तो लिमिट लगाएगा कौन? पर हाँ, लिमिट सर, है क्या? सेट कैसे होगी लिमिट? भाई जैसे टीवी के लिए है और फिल्म इंडस्ट्री के लिए है, हाँ। मूवीज कि के लिए आप सेंसर porn बोर्ड नहीं है दिखा सकते कि आप- या ये नहीं दिखा सकते। न्यूडिटी में एक YouTube वो है कि content इतना ही पर आप कैसे दिखा कुछ सकते हो, इससे लगे? ज्यादा हाँ। नहीं। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का क्या? वो तो टाइम के साथ साथ नहीं, limitation तो लगानी सरकार ने पड़ेगी। गाइडलाइंस के लिए बात करी है हम्म। कि चल रहा है इस पे काम की ओटीटी वगैरह के इनको यूट्यूब हर काम में इस सरकार पे की भी बहुत गाइडलाइंस बहुत है। बनेंगी। नहीं तो सबसे ज्यादा तो ये एक बैन किया था ना कि भाई पॉन्स मूवी नहीं दिखाई जाएंगी। उसके बावजूद जब आंकड़े निकले तो सबसे ज्यादा तो इंडिया में देखी जाती है पॉन्स मूवी। अब- उस बैन लगाने के बाद में ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि लोगों ने वो वीपीएन का यूज करके अपने मोबाइल VPN में यूज करके। एक चीज समझो, ये जो इशू है सेक्स से रिलेटेड, ये तो इंसान मतलब जब से हुआ है तब से ये चीजें हैं सामने, ठीक है। अब ये है कि कितनी पर्देदारी आपको रखनी है, कितनी नहीं नहीं रखनी, रखनी है। ठीक है। जो सिनेमा था उसमें था कि 100 200 300 लोग एक साथ बैठ के देखते थे, तो 300 लोगों के अंदर अलग अलग कैटेगरी, अलग क्लास, अलग एज ग्रुप के लोग थे, तो ठीक है, उसके लिए हमने एक नॉर्म्स बना लिए। उसका नॉर्म से हमने सेंसर बोर्ड को दे दिया कि भाई सेंसर बोर्ड से अप्रूव आपको कराना पड़ेगा, अगर वो एडल्ट है तो आपको ए सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। वो सारा सिस्टम सिनेमा में हो गया। टीवी के अंदर भी देखा तो उसके अंदर भी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके ही आता है। अब इशू ये है कि ओटीटी और यूट्यूब जिस तरह से ये फैलाव इसका हुआ है, लोगों तक पहुंचा है, उतनी सख्ती से रूल्स हैं वो न तो बन पाए हैं न लागू हो पाए हैं। तो अब सब कुछ जब बिल्कुल तमाशा हो गया, इसके बाद आप सख्ती की बात करोगे तो फिर क्यों इंडिया गॉट लैटेंट के ऊपर ही एक तलवार लटके? क्योंकि और क्या और इस भी केस को, बहुत सारी हाँ, shows क्या हैं। इस केस को आप यहीं पे ला के खत्म कर दोगे कि समय रैना पे एक्शन हो जाए, रणबीर पर एक्शन हो जाए, या फिर आप ऐसे सारे यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब पे ऊपर जो कंटेंट है उसको लेकर एक पूरा एक रिवोल्यूशनरी पूरा चेंज लाते हो पूरे सिस्टम में, पूरा इकोसिस्टम चेंज कर लेते एक ना, एक शुरुआत में एक शो आया था AIB, हो। हाँ, उसमें बॉलीवुड के जो एक्टर्स थे वो भी उसमें शामिल थे। उन्होंने ओपनली जो गंद मचाई है उन शोज पे, मतलब जो जिस तरीके से प्रेजेंटेशन किया है, गाली गलौज, मतलब आप चलिए एक एक्टर्स है, हम आज अक्षय कुमार है, वो अगर विमल के एड में आ जाता है तो लोग बवाल मचा देते हैं कि एक तरफ तो ये हेल्थ की बात करता है क्योंकि मास पब्लिक को इफेक्ट कर रहा है, वहीं बॉलीवुड के ही कई दिग्गज एक्टर्स हैं वो वहां पे इतना ब्लंटली एक दूसरे को कर रहे हैं रोस्ट, गाली गलौज चल रही है, तो उस पे एक्शन हुआ, उसे बंद कर दिया गया। वो शायद 2-3 ही उसके सीजन आए थे, लेकिन फिर भी वो उस मोमेंट में बंद हो गया। उसके बाद अब ये शुरू हो गया, तो क्या उस पे और एक्शन लेने की जरूरत नहीं है? मैंने एक वीडियो देखा, उसमें ये था कि जिस तरह से रोस्टिंग हो रही है तो कॉमेडी धीरे धीरे रोस्टिंग में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और एक छोटे से स्कूल के अंदर, गांव के अंदर एक बच्चा खड़ा होके और वही रोस्टिंग कर रहा है स्कूल के अंदर, तो ये नीचे लेवल पे जितना आता जाएगा इसका इतना इम्पैक्ट खराब होगा कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरा आपका सोशल, मतलब पिटेगा तो सही कई बार,
बच्चा, क्योंकि आपका समाज उसके लिए तैयार नहीं जो आप कंटेंट परोस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे मॉनिटरिंग है वो बढ़ानी पड़ेगी, और एक लेवल तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हो। मोटा मोटी तो ये है, बच्चे तो कुछ भी चला लेंगे, समय रहना इस बार क्या है, उसकी एज क्या है, वो तो बच्चा ही है ना। रणवीर क्या है, मतलब एज वाइज देखो तो कुछ भी नहीं है। नए कंटेंट क्रिएटर्स क्या है, इनको गाइड करने के लिए इनके पेरेंट्स से लेके और गवर्नमेंट तक को कोई ना कोई इसमें दखल देना पड़ेगा। इसको आप फ्री नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई रेगुलेटरी हाँ, वो करना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि चूंकि इनके फॉलोवर्स हैं, अब आप बताइए अन अकेडमी है वो उसको बुला रही है, पता नहीं क्या क्या कौन कौन लोग बुला रहे हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट उनको जा रहे हैं, तो पैसा आ रहा है ना, लोगों को सक्सेस दिखता है। अगर गाली गलौज करके वो भूखा रह रहा है तो फिर कोई नहीं करेगा, लेकिन गाली गलौज करके अगर वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, वल्गैरिटी से करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो 100 लोग उसके जैसे और तैयार हो जाएंगे। तो वो जो इकोसिस्टम है उसको उसके ऊपर चोट करने की जरूरत है। केवल एक समय रहना या रणवीर है वो इशू नहीं है, वो समझ रहे हो। मेरे घर आओगे तो मेरे नियम से रहना पड़ेगा। यूट्यूब ये कह रहा है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आओगे तो मेरे नियम है, आपके नियम नहीं चलेंगे। आपके देश के नहीं, समझो, आपके देश के नियम होंगे। मेरा लेवल ये है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो इस लेवल का नहीं होना चाहिए, कंटेंट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो नॉर्म्स है उसके ऊपर अगर आप बताए तो वो तुरंत वायलेट कर लेगा, वायलेशन आपको डाल देगा, कॉपीराइट डाल देगा। यूट्यूब के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अमेरिकन आइडियोलॉजी उस थिंक के प्रोसेस के हिसाब से अपनी गाइडलाइन तय कर रहा है कॉपीराइट के इशू। कुछ चीजें तो बहुत अच्छी है, इंडिया के अंदर किसी का भी कंटेंट आप कॉपी करके और अपने नाम से तो कोई उसको रोकने वाला नहीं है। तो कम से कम ये तो यूट्यूब ने, फेसबुक ने या अमेरिकन जो है उन्होंने सिखाया है कि कॉपीराइट की वैल्यू क्या है, आपका ओरिजिनल कंटेंट है उसकी वैल्यू क्या है। लेकिन साथ ही इंडियनाइजेशन नहीं हुआ यूट्यूब या फेसबुक का इंडिया में लागू करने से पहले। वो अगर हो जाता तो फिर दोनों का एक मिक्स गाइडलाइन करके बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। अब वही इंस्टाग्राम की अगर बात करूँ तो इंस्टाग्राम खुद एक अच्छा प्लेटफॉर्म था शुरुआत में तो, लेकिन इस वक्त इंस्टाग्राम भी पूरा वल्गर हो चुका है, फुल वल्गैरिटी से भरा हुआ है। मतलब आज जिस तरीके की रील्स आती है, कई बार तो ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम कहीं खोल नहीं सकते पब्लिकली, पता नहीं फोन में किस बच्चों कब क्या आ जाए और कैसी इमेज क्रिएट हो जाए। सारे प्लेटफॉर्म बंद खुल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लॉक है, फिंगर लॉक लगा रखा है, गलती से भी खुल जाए वो सीधे वल्गैरिटी दिखाता है खुलते ही। गाइडलाइंस इनके हैं, लेकिन उन गाइडलाइंस को भी कैसे तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जा रहा है ये भी तो बात है। सारा खेल देखो पेरेंटिंग का है। आप एज अ पेरेंट आपको देखना पड़ेगा कि 24-25 साल तक आपके बच्चे की ग्रोथ है वो कैसी होनी चाहिए। आप उसको बिल्कुल सतयुगी सनातनी भी नहीं बना सकते कि बिल्कुल ही बाकी चीजों से वो टच में ना रहे, है ना। लेकिन हाँ, एक कंट्रोल्ड अप्रोच, और जहां उसको लगता है वहां उसको चेक एंड बैलेंस वाला आपको काम करना पड़ेगा। और तो ये प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब उनमें अच्छा टैलेंट है तो उनको ये बताओ कि भाई बेसिक तो खेल टैलेंट का है, गाली गलौज का या रोस्टिंग का नहीं है, बेसिक चीज है टैलेंट का। अगर आप अच्छा सिंगर हो तो आप सिंगिंग के अंदर आप जाइए, उसका प्लेटफॉर्म का यूज कीजिए। अगर आप अच्छा चेस खेल सकते हैं तो उसको वहाँ पे शो ऑफ कीजिए, डांस कर सकते हैं कीजिए, जरूर नहीं कि हर कोई वो काम करे। तो सर ये सोफिया अंसारी में कौन सा टैलेंट है? तो उसके सर कम से कम 12 पेज है उसका, उसमें 12 अलग अलग। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इंडिविजुअल कौन सा टैलेंट है? नहीं, वो इंडिविजुअल कोई कुछ भी हो सकता है ना, मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन आप मेरा उदाहरण तो तब दोगे कि जब मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। अपने बच्चों को तभी दिखाओगे ना कि यार ये इनका वीडियो देखो, सेफ है। प्रेमानंद जी महाराज हम लगा देते हैं, कभी भी कोई भी देखता रहे उसको कोई दिक्कत ही नहीं। या कोई ऐसा कंटेंट है जो मोटिवेशनल हो या साइंस फिक्शन हो, वो चलता रहता है यूट्यूब पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तारक मेहता जैसे सीरियल्स हैं वो चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं होती। तो एज ए पेरेंट आपका एक जजमेंट होता है। हम एज ए एडल्ट हमको भी कुछ कंटेंट कंज्यूम करना होता है। कोई फिल्म आ रही है तो उसको कब देखना है, कब नहीं देखना है, बच्चों के साथ रखना है, नहीं रखना है, एज ए पेरेंट आपको कॉल लेना पड़ेगा। थिएटर के अंदर भी जाए मूवी देख रहे हैं तो कौन सी मूवी आप फैमिली के साथ देखना चाहेंगे, कौन सा अकेले देखना चाहेंगे, ये तो आप मतलब एज ए पेरेंट आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो बेसिकली खेल पेरेंटिंग का है, और खेल ये है कि आप पूरा जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, एक या दो लोगों पे एक्शन से पूरी चीजें सुधरेंगी नहीं, पूरा इकोसिस्टम आपको चेंज करना पड़ेगा। और ऐसे मौके होते हैं, ट्रिगर पॉइंट होते हैं, जैसे निर्भया का केस है, वो ट्रिगर पॉइंट था इस देश के अंदर। महिला सुरक्षा पहले भी बहुत हुए, बाद भी कई हुए, लेकिन निर्भया ने जो कानूनी जो परिवर्तन किया वो देश के अंदर रिवोल्यूशनरी था। फंड हुआ, महिला सुरक्षा को लेकर बात हुई, वो क्रांतिकारी था।
तो ये एक ऐसा मौका आ गया, ये पॉइंट आ गया कि इस पे कोई क्रांतिकारी एक्शन की अब जरूरत है कि किस तरह का कंटेंट है उसको यूथ के बीच में लाया जाना चाहिए, कौन सा नहीं लाना चाहिए, अगर कोई ला रहा है तो उसका क्या हाल होना चाहिए, ये भी इस केस से तय होना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि ये तो वो मुद्दा आ गया बस, इसलिए लोग बाग अब उसके पॉडकास्ट में जाने से मना कर रहे हैं। वरना एक वक्त था कि सभी जाते थे उसके पॉडकास्ट में, मोस्टली बहुत बहुत लोग गए हैं उसका एक फैक्टर ये है कि अगले एक वीक पहले तो उसकी वाहवाही हो रही है, अमिताभ बच्चन के शो में चला गया है ना, वो उसको अचीवर के रूप में देख रहे हैं लोग। अमिताभ बच्चन के साथ भी उसने हाँ। देखा हो तो जो बात की है, उसने कहा कि मैं आपको एक जोक सुना सकता हूँ, बोले हाँ सुनाइए। बोले सर आपके और सर्किल के बीच में क्या कॉमन है? बोले क्या? बोले दोनों के पास रेखा नहीं है। तो ये एक पर्सनल अटैक हो गया अमिताभ बच्चन पे। हालांकि काफी टाइम से ये मीडिया में था, ये मुद्दे कई जगह चल भी रहे थे, ये मुद्दे रेखा अमिताभ बच्चन को लेकर। वो हुआ क्या, टीवी और उसमें क्या फर्क है, उसमें वो एडिट हो गया, वहां पे वो इंटेलिजेंस है, हाँ करेक्ट, वो बैरिकेटिंग है। इस YouTube के अंदर ऑब्वियसली ये लाइव शो तो था नहीं, इसमें एडिटिंग हो सकती थी, लेकिन लोगों ने देखा कि यार इतना भी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो क्यों नहीं ये भी करके देख लेते हैं, है ना। रणबीर का एक और फेस सामने आएगा, होता है ना, लोगों को एक सरप्राइज एलिमेंट डालने के चक्कर में, क्रिएटिविटी के चक्कर में करेक्ट थोड़ा सा नीचे और चला गया। और नीचे नुकसान इसका हो गया कि जो शोज कई इसके पास आ रहे थे, पॉडकास्ट आ रहे थे, कई कैसेस हो गए, वीडियोस काफी आ रहे हैं कि अब ये नहीं चाहिए पॉडकास्ट के अंदर। क्रिएटिविटी में यही है, एक फैसला आपकी जिंदगी को बना सकता है और एक फैसला आपका वो जैसे ये चीज उसने जो बोली है, जब वो जहाँ वो होगा उस नॉर्मल होगी, क्योंकि वहाँ पे वो चीज बोलते हैं जो वो प्रोग्राम्स है, अगर उसकी जगह वो और कहीं बोले तो शायद इम्पैक्टफुल इतना नहीं पड़ता, क्योंकि वो जगह जो चीज बोली है, जिस जगह पर बोली है, वो एक इम्पोर्टेंट दोनों का आ गया, दोनों का फेस भी उतना बड़ा है कि लोग गेस्ट इसके पास आ रहे हैं। वहाँ पे क्या कंटेस्टेंट भी तो उस तरह के आते हैं, बात ही वैसे करते हैं। ज्यादा इस टायर सिटीज में चलता है, लगभग मेट्रो सिटीज के अंदर, दिल्ली हो गया, बॉम्बे। तो आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, बहुत चल रहा है स्टैंड अप कॉमेडी, उसमें भी वल्गैरिटी आ चुकी है। एक वक्त था जब शुरुआत में इंडिया के अंदर जो स्टैंड अप कॉमेडियन आए, उन्होंने, अब वो खान जो है उसने बहुत अच्छे से स्टैंड अप कॉमेडी करी, बहुत इसमें वल्गैरिटी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे अब तो स्टैंड अप कॉमेडियन में लड़कियां जो स्टैंड अप कॉमेडियन वो इतना वल्गर कर रही हैं। आप मतलब पैसे देके बेइज्जती कराने जा रहे हो, घर वाले बेइज्जती कर दें आपकी तो इश्यूज हो जाते हैं आपको। ईगो, ऑफिस के अंदर अगर बॉस हाई पिच पे बात कर ले तो आपको ईगो हर्ट हो जाता है कि ऐसे कैसे बोल दिया। यहाँ तो पैसे मिल रहे हैं, वहां तो पैसे देके बेइज्जती कराने जाते हैं कि हाँ लो जी पैसे तो टिकट लो, हम बेइज्जती कराने। और ये तो शोज है इंस्टाग्राम पे जो मीम्स आ रहे हैं, जो फ्री की सर्विस चल रही है, उसमें कितना डार्क कंटेंट होता है, उस पर तो कोई एक्सट्रीम डार्क कंटेंट। मतलब धीरे धीरे ना एक गैप को खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि पहले घर वालों के साथ पिक्चरों में गाली गलौच नहीं देखी जा सकती थी, घर वाले कहते थे ये कैसी पिक्चर देख रहे हो, ये गंदी है। अब घर वाले भी धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिए, अब घर वाले खुद लगा के देखते हैं उस तरह की पिक्चर। जाते नहीं है, अभी बहुत रेयर केस में होता है कि जाते हैं, बट अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पेरेंट्स भी अवॉइड करते हैं चीजें। नहीं है रौनक, लेकिन मेट्रो सिटीज की अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज में वो धीरे धीरे अडॉप्ट करते जा रहे हैं कि यार वो गाली गलौच के बिना कोई पिक्चर नहीं आ रही। वो क्या भाई, अगर आप ये बात हुई, अगर आपके इनकम 1 लाख, अगर आपके इनकम 10 लाख हो गया, आप सोचोगे कि मैं हाई क्लास सोसाइटी के अंदर हूँ, तो ऑटोमेटिक ट्रीट का वैसा आप करना प्रेफर करोगे और खुद करोगे और उनके बीच जाओगे। अब जहाँ वो प्रेफरेंस में अगर है वहाँ जाओगे तो वहाँ अकॉर्डिंग से आपको रहना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। अब वही चीज़ अगर यहाँ पे कोई अगर चीज़ कर ले, जयपुर में कर ले, तो वो चीज़ खुद इशू हो जाए कि आपके आसपास के लोग भी टोक देंगे आपको। लेकिन वही चीज़ अगर आप बॉम्बे जाके करो या फिर आप बैंगलोर जाओ, दिल्ली मेट्रो में आप काफी देखते हैं, दिल्ली मेट्रो के अंदर ही किसी सीन चल रहे हैं और पर चिपका चिपकी चल रही है, वही टायर सिटीज हो गई। वहाँ वो बाद में अलग उसके बाद पुलिस कार्रवाई कर लेती है, मेट्रो पुलिस देखती है, फिर एक्शन लेना होता है। कुल मिलाकर जो भी है उससे ये जो मानता हूँ मैं कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, जैसे सेंसर बोर्ड है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट टीवी वगैरह का है, तो इस पे भी OTT हो चाहे यूट्यूब हो, इस पे भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, सरकार को रूल्स बनाने चाहिए, गाइडलाइंस हो, उन्हीं को फॉलो करके ही आगे चले, अदरवाइज तो पूरी नेक्स्ट जनरेशन है वो स्पॉइल होगी। भी गवर्नमेंट तो करेगी वो ठीक है, बट सेल्फ हमें भी कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट है, आपका कहना सही है, गवर्नमेंट कुछ करेगी वो बेटर है, बट उसके साथ में कुछ चीज़ें हमें भी देखनी पड़ेंगी। जैसे पहले थे हमारे पेरेंट्स जो थे, हमें एक बाउंड्री लेके चलते थे कि ये बाउंड्री आपकी है, यहाँ तक आपको रहना है, इससे आगे जाना नहीं है। तो वो बाउंड्री अगर पहले जब सेट कर देते हैं तो उसको थोड़ा बहुत हमें भी देखना पड़ेगा, थोड़ा पेरेंट्स को भी संभालना पड़ेगा
और गवर्नमेंट को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट लेनी पड़ेगी। ये तो पहले एज खुद को ग्रुप पे देखना भी पड़ेगा ना। डिपेंड है ना कि किस पहले तो- एज ग्रुप के लिए क्या नॉर्म्स हो नहीं, आप कि- ऑफिस के अंदर गाली नहीं दे सकते, आप अपने घर में गाली नहीं दे सकते, परिवार में गाली नहीं दे सकते, लेकिन आप रोड पे अगर कोई आपसे बढ़ जाए तो आप माँ बहन गाली दे सकते हो। तो ये तो आपको भी देखना पड़ेगा वहाँ पर थोड़ा सा, कि अगर मैं थोड़ा शांत रह जाऊँ तो ये मामला यहाँ सुलझ सकता है। नहीं, लेकिन ये बॉस लेवल पे है। तो शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना। इसके आप जो छोटे लेवल व्यूअर से शुरुआत हैं करते हो तो बड़े पे होगी। सिनेमा हॉल में 200-250 लोग बैठ के देखते हैं, लेकिन ये एक ब्रॉड लेवल पे, इस पे पता नहीं करोड़ देख रहे हैं, 2 करोड़ देख रहे हैं। तो एक मतलब कोई ना कोई गाइडलाइंस जरूर होनी चाहिए। उसके साथ साथ पेरेंटिंग पे भी डिपेंड करता है कि एज ग्रुप को किस एज ग्रुप के लिए कितनी किस तरह का कंटेंट इसलिए हो बोलते सकता हैं है। बच्चों के यूट्यूब के लिए यूट्यूब में यूट्यूब किड्स ला रखा है, तो यूट्यूब किड्स से आपको लगा उसमें भी आप कई ऑप्शन दे रखे हैं कि आप इसको सेट कर सकते हो कि 2 घंटे देखना है, 3 घंटे देखना है, क्या चीज़ देखना चाह रहे हैं बच्चे, क्या नहीं देखना चाह रहे, वो भी एक चीज़ कर रखी है। ऑप्शंस बहुत हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, यूट्यूब पर, लेकिन अब क्या है, चाहे बात हुई रेगुलेटरी बॉडी की बात हुई है, चाहे पेरेंटिंग की बात हुई है, काफ़ी मुद्दे आए हैं निकल कर, तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग भी ज़रूरी है। रेगुलेटरी बॉडी जैसा कैलाश जी ने कहा वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है आनी चाहिए। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अब ज़रूरत भी बनती जा रही है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म धीरे धीरे वो होता जा रहा है कि उस पर कुछ भी डाल दो कंटेंट वो सर्व होगा, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हर कुछ चीज़ कंज्यूम करने वाले लोग इंडिया में मिल जाएंगे। मार्केट बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत है, मार्केट बहुत बड़ा है, तो कंजम्पशन हर चीज़ का होगा। इंडिया में उपले भी बिकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो गाँव में फ्री में भी मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ गालियाँ भी बिकती है, जो उसके भी गाली बोलने के भी पैसे मिलते हैं, जहाँ पे लोग सड़क पर एक दूसरे के सामने नहीं बकते थे, आज उस पर भी बवाल मचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर कुछ ना कुछ रेगुलेटरी बॉडी और पेरेंटिंग की बातें जो हैं वो ज़रूरी होती है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सिखाएं कि किस तरह का, पेरेंट्स को खुद को कॉल लेने की ज़रूरत है कि क्या हमें बच्चों को दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ कि ये आने वाले समय में इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स भी इस बात का ध्यान रखें और गवर्नमेंट को भी अब कहीं ना कहीं दखल देने की ज़रूरत है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसे रेगुलेटरी गाइडलाइंस लेकर आएँ जो टीवी पर हैं, और सिनेमा जो सेंसर बोर्ड बैठा रखा है उस तरीके से अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आना चाहिए।